हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में फिजिक्स की फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग के बीच में आज हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, जिसमें कि मानव नेत्र पर हम लोग आज विचार करेंगे और उसी में रंग बिरंगा संसार की बात करेंगे। और मैं बात करूँगा, आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और कहीं भी होंगे सुखी रहिए, अच्छे से रहिए। और जो भी देखिए, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक में नहीं आएगा हमको ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग लेसन अपना 2 चालू करेंगे फिजिक्स के अनुसार, जिसमें फिजिक्स में हमको 2 लेसन की यदि बात किया जाए, 2 लेसन में क्या है, तो सबसे पहले उसके नाम की चर्चा करेंगे। उसके नाम में है मानोनित। देखिए, यहाँ पर मानव नेत्र क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। जो मनुष्य के आँखों की बात कर रहे हैं, मनुष्य की जो आँख जो होती है उस पर विचार करना है। अब इसी में हमको पढ़ना है और रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार, यही होता है। रंग बिरंगा संसार होता है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा इसी पर चर्चा होगा, जिस पे हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको मैंने लेंस में ही पढ़ा दिया है। लेंस में क्या पढ़ाया था आपको, कहेंगे भैया वहाँ पर लेंस में एक चीज़ मुझे सिखा कर भेजे है कि यदि लेंस से कोई भी व्यक्ति किसी तरह का यदि प्रश्न पूछ दे तो हम कैसे जवाब देंगे। क्या मानव नेत्र में इसका यूज होने वाला है, प्रयोग होने वाला है? हाँ, अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में। यहाँ पर इन दोनों लेंसों का हमको प्रयोग करना है, जिसके लिए हम बात करेंगे। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की बात किया जाएगा। तो वहाँ पर मेरे पास निकट में, जैसे कि मैं बात करूँगा निकट के यदि मैं बात करता हूँ तो इस अवतल का प्रयोग होगा। यदि दूर की बात करूँगा तो इसमें मेरे पास उत्तल का होगा। इसी तरह मेरे पास मानव नेत्र में जो दोष होते हैं, जिस दोष की यदि मैं बात करूँ, चर्चा करूँ, ये दोष होता क्या है। दोष विधि तो निकट दृष्टि दोष होता है मनुष्य के आँख में, दूर दृष्टि दोष होता है, फिर जरा दृष्टि दोष होता है, और इसमें 2-3 दोष वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये दोष की यदि मैं बात करूँ तो तीनों दोष जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी में अबिंदुकता भी होता है, इसी में और भी है अबिंदुकता भी होता है। इसी में मैं बात करूं अबिंदुकता के साथ साथ मेरे पास मोतियाबिंद की बात किया था। मोतियाबिंद की बात करें, मोतियाबिंद होता है बिंद। आप देखो मोतियाबिंद की यदि मेरे पास मोतियाबिंद जो है, मात्रा इधर है, मोतिया जो बिंद की यदि बात किया जाता है, इसी में मेरे पास एक और होता है वड़दंता होता है, वड़ादंता होता है। इसी पर देखो दोष की यदि बात किया जाए तो मेरे पास इतने दोष होते हैं, लेकिन इसमें जो मेरे पास जो इम्पोर्टेंट होता है, जो टॉपिक के अनुसार, हम टॉपिक के अनुसार यदि मैं बात करूं तो हमारे पास 3 यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि पेपर में यदि आने की यहाँ पर चांस होता है 4 अंक में, ये 6 अंक। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घ का। तो दीर्घ में मेरे पास प्रश्न पूछेगा तो इससे ज़्यादा पूछता है। आपको भैया इसमें क्या लगेगा, इसमें लेंस कौन सा लगेगा। इसमें हम बता सकते हैं, वहाँ भी लिखा गया है कि निकट में हमने अवतल लेंस का प्रयोग करना है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करना। और जरा दृष्टि दोष में क्या करेंगे, हम कहेंगे उत्तल और अवतल का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी हमारे लेंस के अनुसार इसमें मोतियाबिंद यदि पूछ देता है एग्जामिनर,
तो मोतियाबिंद में एक बात ध्यान देना कि मोतियाबिंद में ये हमारे पास बुजुर्ग अवस्था में मोतियाबिंद की अवस्थाएं प्रकट होती है। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, जो ये तो नॉर्मली चीज़ है। और मनुष्य के जो आँख में यदि देखा जाए, इसमें एक बात और ऑब्जेक्टिव पर्सन नहीं दिया जाएगा, यू की वैल्यू नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर यू की वैल्यू हम क्या मानेंगे, 25 सेंटीमीटर का यूज हम कर सॉल्व करेंगे। ये सब बात ध्यान में देना, क्योंकि भैया इसमें सूत्र क्या लगेगा, इसमें टॉपिक तो बता दिए, तो हम कहेंगे जो ही वही लगाना जो लेंस वाला है। लेंस वाला है तो कहोगे वही वाला है, क्या सूत्र, हम कहेंगे वही वाला सूत्र। इसी का हमको प्रयोग कर दर्शाना है। यदि इसमें सवाल पूछा जाता है तो हम सिर्फ उठाकर कौन सा सवाल लगा सकते हैं, जिससे लेंस में आपको मैं बताया था, लेंस के सवाल के अनुसार इसको हम लगाकर बता सकते हैं कि मनुष्य के आँखों में कौन सा दोष पाया जाता है और कौन सा दोष पाया जा रहा है, तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, इसी बात का हम प्रयोग करेंगे। जो कि इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये होता है मानव नेत्र में। मैं बता रहा हूँ सिर्फ ओनली, अभी रंग बिरंगा संसार की बात कर रहा हूँ। रंग बिरंगा संसार की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो मेरे पास इसी में यदि बात किया जाए तो मेरे पास इसमें प्रिज्म की बात किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रिज्म। आप देखो प्रिज्म इस तरह का त्रिभुज के आकार का होता है। प्रिज्म में क्या होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। त्रिभुज में मेरे पास एक प्रकार से किरण आती है जिसमें 7 किरणें फैलती है। इसमें 7 मतलब किरण निकलती है, इसमें जिसका नाम हम लोग विग्योर से प्रदर्शित करते हैं। किससे, विग्योर से प्रदर्शित किया जाता है, जिसके बारे में हमको इसको भी सीखना है। यहाँ पर है, यहीं पर मेरे पास प्रश्न की यदि बात बोला जाता है तो यहीं से मेरे पास प्रश्न पूछने की चांस बनता है। वर्ण विक्षेपण की बात पूछ देता है, वर्ण विक्षेपण के बारे में पूछ देगा, तब हम कहाँ से जवाब देंगे। एक कितने अंक में आएगा भैया, तो हम कहेंगे भैया ये 2 अंक में आएगा। यदि वर्ण विक्षेपण की बात बोलते हैं तो कितने अंक में आएगा, प्रिज्म से रिलेटेड जितनी बात पूछी जाएगी 2 अंक में आता है। लेकिन जैसे ही मेरे पास निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष की यदि बात करता है, ये आपके 4 अंक या 6 अंक में निर्धारित किया जाता है। यहाँ से यदि सवाल पूछ दिया भी जाएगा तो भी 4 अंक या 6 अंक की बात करता है। इसीलिए हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। यदि मैं पीछे जो वीडियो पढ़ाया वो लेंस का, वहाँ पर देखेंगे तो लेंस में आपको वहीं से 50% कंप्लीट हो जाएगा लेंस में जो चीज़ पूछा जाता है। क्योंकि मैं वहाँ पर लेंस के बारे में, अब यहाँ पर मैं चिन्ह प्रॉपर्टी तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम जो लेंस का जो टॉपिक पढ़े हैं वहाँ से हम लोग लेंस के चिन्ह प्रॉपर्टी को भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन जब शुरू से जो पढ़ा रहेगा उसको अच्छे से समझ में आएगा, जो शुरू से नहीं पढ़ेगा बीच में आएगा छोड़ेगा, बीच में आएगा छोड़ेगा, तो उसको नहीं समझ में आएगा। दोनों चीज़ ये हमारे 2 क्लास में यूज किया जा सकता है। क्यों यूज करेंगे, 10 भी यूज करेंगे और इसी को हम 12 में भी यूज करेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि हमको कक्षा 10 में भी दे दिया जाए या कक्षा 12 में दे दिया जाए, दोनों में हम क्या करते हैं, सेम का प्रयोग करते हैं। कोई यहाँ पर परिवर्तन की बात नहीं किया जाता है, क्योंकि वही आँख है जो आपके पास आँख है, वही मेरे भी पास आँख है। यहाँ पर नीली भूरी काली की बात नहीं कर रहा है। एक बात ध्यान देना, बहुत लोग की आंखें नीली भी होती है, भूरी भी होती है, इस तरह काली भी होती है। हम बताते हैं जिसके कारण हम लोग देखते हैं समाज में, हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन इससे घबराना आदम नहीं है भैया, क्योंकि तुम किस चैनल से पढ़ रहे हो। तुम बोलोगे भैया मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हाफ ईयरली में मुझे झंडा गाड़ के आना है कि मानो इसके पहले जो प्रकाश के परावर्तन या प्रवर्तन प्रश्न कैसा भी पूछ देगा, तुमने लगाए तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तब तुम बताना। क्योंकि मैं उसमें हर टाइप के सवाल, हर टाइप के प्रश्न जो बोर्ड के हिसाब से मैं पूरी चीज़ को कवर किया हूँ, उसी तरह यहाँ भी मैं बोर्ड की तरफ से पूरा कवर करता हूँ। ये नहीं कि मैं बुक उठाया पढ़ा दिया, ऐसे कोई बात नहीं। जितना तुम्हारे सिलेबस के अनुसार होता है और जो पेपर में बार बार रिपीटेट होता है उसकी मैं उसके आगे इम्पोर्टेंस लिखता रहता हूँ, क्योंकि तुमको यहाँ पर समझ में आए कि यदि भैया मेरे पेपर में आ जाए तो हम कौने को याद करें कौने को छोड़े, ये हमारे मन में बहुत बड़ा डाउट होता है।
इसी चीज को क्लियर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकट दूर जरा को मैं लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। लिख लेना अपने कॉपी पर कि भैया ये आज के बाद कोई पूछ देगा निकट दृष्टि दूर दोष के बारे में तो हम तुरंत बता देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर बता दिया है क्या क्या यूज होने वाला है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक में रहेगा सिर्फ मानव नेत्र के संरचना पहले करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी परिभाषाएं होती हैं, जैसे कि हमारे एग्जामिनर भाई लोग क्या करते हैं, पूछते रहते हैं, जिससे कि मेरा बच्चा नहीं बताएगा तो मुझे बहुत शर्म आएगी कि मेरा बच्चा से परिभाषा पूछा गया, रेटिना का पूछ दिया गया, अंधबिंदु का पूछ दिया गया, मोतियाबिंद का पूछ दिया, मोतियाबिंद नहीं, इससे बहुत सा कर्निया हो गया, दीर्घपटल हो गया, इस तरह के आदि जो परिभाषाएं जो पूछ दी गई, तो हम कैसे उनको पेश कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, क्या यही चीज़ मुझे समस्याएं होती है। हमको इसी चीज़ को कवर कर आगे बढ़ना है, चलना है, हिम्मत अदम मत हारना। तुम फिर पहले पढ़ो, फिर उसके बाद अपने मित्र में ज़रूर भेजो, लेकिन अपने मित्र दोस्तों को भी बताओ कि मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहा हूँ। उसके बाद तुम कमेंट किया करो और उसके बाद जो लाइक भी कर दिया करो, तुमको जब पसंद आएगा तब। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक के अनुसार अब हम चलेंगे। ये सारी चीज़ तो तुमको पता होगी ना कि अब इसमें यफ क्या है, भी क्या है, यू क्या है। यू की वैल्यू सदैव तुम रखना, क्या रखना, 25 सेंटीमीटर रखना, 25 सेंटीमीटर रखना। ये लेंस में अवतल उत्तल में दोनों में सदैव किसकी वैल्यू होती है, वहाँ पर माइनस का प्रयोग करना होता है। तुमको सदैव सारी चीज़ पता है, इसीलिए मैं बोला ना पीछे वाला वीडियो पढ़ना पड़ेगा। तभी देखो, जब मैं पूरी चीज़ बताऊँगा तो मैं कब पढ़ाऊँगा, तुम खुद समझ सकते हो, तुम खुद ही ज्ञानी हो। इसलिए मैं भाई कि मैं जो चीज़ अब चले मानव की बात करेंगे, रंग बिरंगा संसार की बात करेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर अटैक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि यहाँ सिर्फ परिभाषा की बात करना है। आज है परिभाषा के अनुसार हमको बात करेगा। दृढ़ पटल क्या है, दृढ़ पटल में मनुष्य के नेत्र का एक खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, उसी दृढ़ पटल कहते हैं। जो कि अभी मैंने पहले समझाया आपको कि यहाँ पर जो मानव नेत्र की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा यदि पूछा जाएगा तो कुल परिभाषाओं की यदि मैं बात करूं तो जितनी मेरे पास टोटल परिभाषा है, लगभग में 15 परिभाषाएं हैं। मानव नेत्र जो बनती है उससे मैं 15 परिभाषा का मैंने यहाँ पर काउंट किया है। जिससे फिर से देखिए, मनुष्य का जो नेत्र होता है, मनुष्य का जो आँख होती है, एक खोखले गोले, एक खोखले के आकार का होता है, खोखले के आकार का समान होता है, जो बाहर से एक दृढ़ अपारदर्शी, बाहर से क्या लगा है, एक दृढ़ लगा है, अपारदर्शी की बात किया जाता है, जो श्वेत परत से ढका है। आपके आंखों में श्वेत परत लगी हुई है, जिसको कहते हैं वाइट का जो पर्सन है, उसी को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। आगे दिया गया है मेरे पास कर्निया। कर्निया की यदि बात करें तो दृढ़ पटल के सामने, यदि आपके पास क्या दृढ़ है, पटल के सामने का भाग, मैं भी दृढ़ पटल के भाग देखे, उसके ठीक सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, उसे अब क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं। मतलब परिभाषा के अनुसार यहाँ पर कहा गया जो दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल का जो सामने का भाग उभरा रहेगा तथा पारदर्शी होता है, उसी को हम कर्निया कहते हैं। रक्तक पटल क्या होता है, रक्तक पटल तो इसके बारे में बात करेंगे। तो दृढ़, देखिए एक आगा सामने के भाग, दृढ़ पटल के भीतर के पृष्ठ सेम पोजीशन है। यहाँ पर भीतर की बात बोला गया है, यहाँ सामने का उभरा हुआ भाग, ठीक है। भीतर का भाग एक काले रंग के झिल्ली, एक काले रंग की क्या है, उसके अंदर झिल्ली पाई जाती है, उसी को आप क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। जो दृढ़ पटल के साथ, दृढ़ पटल के भीतर, मेरे साथ साथ बोलते चलिए, दृढ़ पटल के भीतर
भीतर जो पृष्ठ पर लगी है, और काले रंग की क्या है, झिल्ली है, काले रंग की झिल्ली होती है, उसी को रक्त पटल कहते हैं। परितारिका या आइरिस क्या होता है? परितारिका या आइरिस की यदि बात करें तो मेरे पास कर्निया के पीछे, जो कर्निया होती है उसके पीछे की बात किया गया है। अभी कर्निया भी नहीं है, कर्निया के पढ़े, जो कर्निया के ठीक पीछे की बात किए गए, एक रंगीन अपारदर्शी, एक क्या होता है, रंगीन होता है और अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, उसी को आप क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। किसके पीछे की बात किया गया है? कर्निया के पीछे। कर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है और अपारदर्शी झिल्ली के पर्दा का होता है, उसी को आइरिस कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा क्या है? आइरिस के ठीक बीच में, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। जो आइरिस होती है, जो आइरिस की यदि बात किया जाए, ये आइरिस लिखी हो और परितारिका लिखी हो, इसके अंदर एक छिद्र की मात्रा पाई जाती है, उसी को आप क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। उसी के आप क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत इजी परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है। आइरिस के बीच में छिद्र होता है, उसको पुतली कहते हैं। आइरिस और परितारिका क्या होता है? कर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली के पर्दा पाया जाता है, उसी को आप क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़ पटल के भीतर, देखो ये दृढ़ पटल के भीतर के पृष्ठ पर लगे काले रंग के झिल्ली को क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। अब कर्निया किसे कहते हैं? दृढ़ पटल के सामने का भाग, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हो, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हो तथा अपारदर्शी होता है, उसी को आप क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं। दृढ़ पटल क्या होता है? क्योंकि मनुष्य के नेत्र में खोखला गोला होता है, मनुष्य के नेत्र में एक खोखला गोला होता है, खोखले गोला भी का गोला होता है कि कैसा होता है गोला? एक समान होता है, जो बाहर से दृढ़ और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। जो यही बात लिखा गया है, बाहर से दृढ़ और अपारदर्शी परत से क्या ढका रहता है, उसी को दृढ़ पटल कहते हैं। समझ में आया? यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हुआ? तो इससे ज़्यादा ये परिभाषाएँ नहीं है, आप इसके आगे और परिभाषाओं का वर्णन करेंगे, इसको नोट कर लो। हमारे पास जो दिए गए कि अभिनेत्र लेंस नेत्रोद है, जली है, कचाप है, कचाप कच्छ, कचाप द्रव है। तो यहाँ पर मेरे पास परिभाषा के अनुसार यदि मैं बात करूँ, 5 पहले लिखा, 5 यहाँ फिर है, अभी 2-3 और बच जाएगा, 3 वही और है, बस हमने कहा ना 15 के अंतर्गत, बस उससे ज़्यादा नहीं। जो देखो यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की बात दी गई, अभिनेत्र लेंस क्या होता है? आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना एक उत्तल लेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नेत्रोद क्या होता है? कर्निया और लेंस के बीच के भाग जो होता है उसे नेत्रोद कहेंगे। जली द्रव क्या होता है? जिसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा हो, उसी को क्या कहेंगे? जली द्रव कहा जाता है। आपके आंसू, उसी को। कचाप कच्छ क्या होता है? नेत्र लेंस रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग कचाप कहलाता है। कचाप द्रव क्या होता है? जिसमें गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव हो, उसी को जो द्रव भरा होता है, उसी को कचाप द्रव कहा जाता है। यहाँ पर फिर से देखो डिफिनीशन एक बार। अभिनेत्र लेंस क्या होता है? तो बोलोगे आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना द्वि उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। नेत्रोद किसे कहते हैं? कर्निया और लेंस के बीच का जो भाग होता है, यही बोला गया, कर्निया और लेंस के बीच का जो भाग होता है नेत्रोद कहा जाता है। जली द्रव किसे कहते हैं? जल के समान दिया गया, जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा हो, एक नमकीन द्रव भरा, किसमें? आपके आँख में जो होता है, जिससे आंसू निकलता है, जब कभी छूते हैं निकलता है तो आपके मुख में चला जाता है, तो छारी लगता है, नमकीन जैसा लगता है, इसीलिए कहा जली द्रव की बात किया गया।
कचाप की बात करें तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, नेत्र लेंस जो लगा है, ये लेंस में इसके अंदर लेंस लगा, रेटिना आपके पीछे होता है, रेटिना के बीच का कचाप कक्ष कहलाता है। कचाप द्रव की यदि बात करें तो जिसमें गाढ़ा पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा हो उसी को कचाप द्रव कहते हैं। इस तरह की हमारे पास परिभाषा दिया गया है, जिस परिभाषा के अनुसार आपको यहाँ से ज़्यादा हार्ड परिभाषा नहीं है, मैक्सिमम 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिक रूप से आपको याद हो जाएगा। यही आपके यहाँ से करना है कि इसको सोते वक्त भी जैसे लगा लिया लीड, इसमें सिर्फ आपको मैं डिफिनीशन दे दूंगा, चलो तुम्हारे हिसाब से मैं चला, तो इसमें इसी वीडियो में तुमको सिर्फ डिफिनीशन मिलेगा। मानो नेत्र से कोई पूछेगा एनी टाइम, तुम कहीं जा भी रहे हो, तुमको तो इसमें लिखना था है नहीं, बस हेडफोन लगाया या ब्लूटूथ लगा लिया, लगाने के बाद मोबाइल जेब में रख लिया, एकदम सुनते जाओ, एकदम आराम से इसको रिपीट कर लो, सुनते जाओ, ऑटोमेटिक तुमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा की मैं बात करूँगा। यहाँ पर हम परिभाषा देखेंगे, 3 और लास्ट ही परिभाषा खत्म हो जाएगी। रेटिना के दृढ़ पटल की बात करेंगे, रक्तक पटल के नीचे का तथा रेटिना के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है। क्या होता है? रेटिना के अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, उसी को रेटिना कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। पीत बिंदु, रेटिना के ठीक बीच में एक पीला सा भाग होता है, रेटिना के ठीक बीच में क्या होता है, पीला सा भाग होगा, वहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक होगा, वहाँ पर जो बनेगा प्रतिबिंब सबसे अधिक हो, प्रतिबिंब क्या है, सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसी को पीत बिंदु कहते हैं, उसी को पीत बिंदु कहते हैं। अभी जब हम निकट और दूर दृष्टि दोष की जब बात करेंगे ना, तो वहाँ पर मैं डायग्राम पूरा स्पष्ट कर दूंगा तुमको कि ये तो डिफिनीशन है, डिफिनीशन में कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो डिफिनीशन तुमको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जहाँ से प्रश्न पूछा है तो मैंने उस चीज़ को शुरू में ही बता दिया, जिससे कि तुमको आसान लगे। अंध बिंदु किसे कहते हैं? दृढ़ दृष्टि तंत्रिकाएँ, यहाँ बोला कि दृष्टि तंत्रिकाएँ जो रेटिना के जिस स्थान पर छेद कर मस्तिष्क की ओर जाती है, और वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, वहाँ पर कोई प्रकाश का प्रभाव नहीं होगा, और प्रकाश की यहाँ सुग्रीवता क्या होती है, शून्य हो जाती है, इसी को अंध बिंदु कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। वन टाइम एक बार और देख लो। रेटिना और दृढ़ पटल की परिभाषा कोई पूछेगा तो बताओगे कि रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे अधिक अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती, क्या होती है? एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसी को रेटिना कहते हैं। और यहाँ पर जब पीत बिंदु, तो रेटिना के ठीक बीच में एक पीला भाग हो, रेटिना क्या हो, एक बीच में पीला भाग हो, जहाँ पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता हो, उसी को हम पीत बिंदु कहते हैं। यही बात है यहाँ पर। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये बात है कि किसके ठीक बीच में की बात किया गया और कैसा भाग है और कहाँ पर बन रहा है। तो पीत बिंदु में तुम ऐसे ही अपनी भाषा के रेटिना के ठीक बीच में एक पीला सा भाग है और एक पीला से भाग है, और कहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है तो कहोगे सबसे अधिक और स्पष्ट दिखाई देता है, इसी को पीत बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु की यदि बात करूँ तो यहाँ पर दृष्टि तंत्रिकाएँ होती जो रेटिना के जिस स्थान पर छेद कर, रेटिना का जिस स्थान पर क्या करते हैं, छेद कर मस्तिष्क की ओर जाती है, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कहा गया यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस स्थान को हम, इस स्थान से प्रकाश की सुग्राह्यता क्या, तो वहाँ पर शून्य होती है, इसी को अंध बिंदु कहते हैं। उसी को आप क्या कहेंगे? अंध बिंदु की बात कहते हैं, जिससे कि परिभाषा यहाँ से कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर हम मानव के नेत्र की संरचना की बात करेंगे। इसके बाद ये टॉपिक में मानव नेत्र से रिलेटेड कोई भी आपसे डिफिनीशन और इसकी आँख की संरचना की यदि बात किया जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे, जो कि इस तरह का कलर यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपने अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो सारा से हार्ड नहीं, बस इसमें समझना है, ठीक है, इसको समझ लेना।
रेटिना के बारे में। जैसे कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि एक बार और समझा दीजिए, ले लो एक बार और। रक्तक पटल के नीचे की भाग और नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी की झिल्ली होना चाहिए, उसे रेटिना कहा जाता है। पीत बिंदु का मतलब रेटिना के ठीक बीच का एक पीला सा भाग होता है और इसका प्रतिबिंब सबसे अधिक और स्पष्ट दिखाई तो पीत बिंदु कहा जाता है। अंध बिंदु का मतलब होता है दृष्टि की तंत्रिकाएं जो रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क की ओर से जाती है और प्रकाश वहाँ पर शून्य हो जाता है और उस स्थान को सुग्राह्यता देखो, प्रकाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब उसकी सुग्राह्यता शून्य हो जाएगी। वहाँ मैंने शून्य बोल दिया था, सुग्राह्यता इसका शून्य हो जाएगी, इसी को अंध बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचे परिभाषा में। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई जिससे कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। मान और नेत्र बना लेना, जिसकी संरचना आप खुद करिएगा, मान नेत्र का डायरेक्शन खुद बनाकर, जिससे कि आपको वहाँ पर कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, इस टॉपिक में जितना था मैंने बता दिया। कल आप पढ़ेंगे समंजन क्षमता के बारे में। समंजन क्षमता क्या, तो वहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। और निकट दृष्टि दोष कल पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष पढ़ेंगे, जो कि मैंने दोष के सारे बता दिया। इस सारे दोषों के बारे में हम कल कंप्लीट कर लेंगे और उससे बचा कुचा जो रहेगा तो हम नेक्स्ट दिन जो प्रिज्म से पढ़ेंगे वहाँ पर ख़त्म करेंगे। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जिससे कि मैं दे पाऊँ। ठीक है, हाँ, इसकी डायरेक्शन जो डायग्राम है, डायग्राम तुम खुद बनाना। देखो भाई, मैं डायग्राम का तो उतना बेटर नहीं बना पाता, इसे डायग्राम नहीं मैं बनाया। मनुष्य का आँख का नेत्र तुम खुद बनाना। मैं कह भी रहा हूँ कि मनुष्य के आँख को नेत्र तुम खुद बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन यहाँ पर जितना तुमको सिखाने, हाँ देखो डायग्राम में उतनी मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाता। और नेचर है कि यहाँ पर जो डिफिनीशन हो गया, उससे जो क्वालिटी जिससे पूछा जाता है वो सारी चीज़ तुमको बताऊँगा। लेकिन कल पढ़ के जरूर आना, कल दमदार वाला क्लास है, क्योंकि कल जो लगेगा, कल ये तो टीचर के पूछने वाले था, कल वाला जो होगा बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतनी टॉपिक रहेगी।